स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था। और ये क्वेश्चन पेपर भी आपके सैम्पल पेपर से ही है। सैम्पल पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि बेस्ड है सिमिलैरिटी एंड स्केल फैक्टर के ऊपर। ठीक है, तो जिसने पहला वाला क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक, वो काइंडली उसको ज़रूर देख ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है वो क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप उसको भी ज़रूर देख लेना, या ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन का। और चलिए जल्दी से इसको हम शुरू कर लेते हैं, और ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ठीक है, सिमिलैरिटी से रिलेटेड है आपके ट्रायंगल चैप्टर का, और अच्छे मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली उस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जो अगला केस स्टडी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्या है। तो ये जो केस स्टडी क्वेश्चन है, ये आपका किसके ऊपर बेस्ड है, जो कॉन्सेप्ट है वो पहले आपको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन से पहले। स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी, आपने ट्रायंगल चैप्टर में क्या होगा, सिमिलैरिटी, तो वही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए पहले स्केल फैक्टर का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि स्केल फैक्टर है क्या। स्केल फैक्टर क्या होता है? स्केल ड्राइंग होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का सेम शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, बट डिफरेंट साइज में, तो उसको हम जो स्केल हम उसमें यूज करेंगे उसको कहा जाएगा स्केल फैक्टर। ठीक है, और ये स्केल एक्चुअली होता है कि इट्स अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड इन द ड्राइंग, मतलब जो लेंथ हम ड्राइंग में यूज कर रहे हैं टू द एक्चुअल लेंथ इट रिप्रेजेंट, जो एक्चुअल, जैसे मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट है, जो ताजमहल बन रहा है तो या बनाया गया है, तो उसको कहीं ना कहीं प्लान किया गया होगा पहले। तो जब उसको प्लान किया होगा, पेपर में ड्राइंग किया गया होगा कि हाँ ऐसा ऐसा बनेगा, तो पेपर में एक्चुअल लेंथ नहीं है, पेपर में क्या है, उसका एक स्केल ड्राइंग बनाया गया है कि हाँ ये इस मेजरमेंट का बनेगा, ऐसा ऐसा होगा। तो वैसे ही कभी भी हम कुछ नया कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो देखना कि पहले उसका एक ड्राइंग बनाया जाता है, एक उस ड्राइंग में बताया जाता है कि ये इतना इतना मेजरमेंट का एक्चुअल में होगा, और उसका एक प्रोपोर्शनेट मेजरमेंट जो है ड्राइंग में यूज़ किया जाता है, और उस स्केल को जो है रेशो में एक्सप्रेस किया जाता है। ये है स्केल फैक्टर का फॉर्मूला। इसको आप ज़रा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला में यही फॉर्मूला आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो पढ़ा हुआ है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में, ये वही है। स्केल फैक्टर क्या बताता है? लेंथ इन द इमेज, जो ड्राइंग हम बना रहे हैं उसमें कितना उसका लेंथ है, टू द मतलब डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना है कि इफ वन शेप कैन बिकम अनदर, अगर एक शेप को हम दूसरे शेप में बदल सकते हैं यूजिंग रीसाइजिंग करके, तो वो दोनों शेप जो है आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कुछ और चीज़ देख लेते हैं सिमिलरिटी का। देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं या टर्न करते हैं, उससे सिमिलैरिटी का इफेक्ट कुछ नहीं होता ऑब्जेक्ट का। अगर उसको स्लाइड करते हैं, ट्रांसलेशन में साइड एक खींच के इधर से उधर ले जा रहे हैं, तो भी सिमिलैरिटी में इफेक्ट नहीं होता। रिफ्लेक्शन और फ्लिप में भी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का सिमिलैरिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर। ध्यान दीजिएगा, टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न। अगर रीसाइज, फ्लिप, साइड, टर्न करके भी एक ऑब्जेक्ट जो है अपना ओरिजिनलिटी नहीं खोता है, तो वो उसका मतलब वो जो शेप है वो सिमिलर कम कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन क्या क्या है फटाफट देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये एक ओरिजिनल आपको दिख रहा है बोट, और इसका एक मॉडल यहाँ पे दिखा हुआ है। तो इसी के बेस्ड क्वेश्चन है क्या, देखिए, अ मॉडल ऑफ ए बोट मेड ऑन द स्केल फैक्टर 1:4। ठीक है, स्केल फैक्टर का अभी हमने दिखाया था। स्केल फैक्टर क्या है? लेंथ इन इमेज बाय कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मॉडल है वो 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो एक्चुअल साइज है बोट का, उसमें जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल? जो स्केल मॉडल जो ड्रॉ करेंगे उसमें क्या विड्थ होगा? तो स्केल फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है, स्केल फैक्टर 1/4। तो
स्केल मॉडल एक्चुअली क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो यानी कि लेंथ इन इमेज जो पता नहीं उसको ले ले तो x, और जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो हम निकालना चाह रहे हैं उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है वो 60 है। तो 60 को यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x = 60/4 मतलब 15 होगा। ठीक है, तो 15 यहाँ पर ऑप्शन 3 आपको जस्ट लिखना है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इतना सा सॉल्यूशन करके। चलिए फटाफट से इसका अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी दो पॉलीगन का, पॉलीगन मतलब ऐसा फिगर जिसका एटलीस्ट 3 या उससे ज़्यादा साइड्स हो, तो कोई भी दो पॉलीगन का सिमिलैरिटी को इफेक्ट करेगा, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो दे आर फ्लिप्ड हॉरिजेंटली, इफेक्ट नहीं करेगा, अभी अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में। दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर यूज करके छोटा कर रहे हैं, इसमें भी सिमिलैरिटी इफेक्ट नहीं होगा। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, खींच के हम नीचे स्लाइड कर रहे हैं, इसमें भी नहीं होगा सिमिलैरिटी इफेक्ट। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, इससे जरूर इफेक्ट होगा सिमिलैरिटी। ठीक है, ऑप्शन सी, if two triangles have scale factor a:b, which statement regarding the two triangles is true? The ratio of their perimeters is 3a:b, the altitudes have ratio a:b, their medians have ratio a/2:b, their angle bisector have ratio a²:b²। अच्छा, इतना ऑप्शन है। अब कैसे पता करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है? आपको ये चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट का स्केल फैक्टर यूज करके स्केल मॉडल या स्केल ड्राइंग कर रहे हैं तो उसका हर एक कॉरस्पॉन्डिंग चीज का रेशो उसी स्केल फैक्टर में होगा, यानी कि a:b रेशो में ही होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, द ऑल्टीट्यूड्स हैव रेशो a:b बोला ना, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल इज ट्रू, सो दिस विल बी ट्रू। बाकी में देखो रेशो चेंज हो रहा है। तो हमारा स्केल फैक्टर में जब भी हम कोई चीज़ को बना रहे हैं, ध्यान रखना है, तो उसका हर एक कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ जो है उसी रेशो में होगा। तो इसका मतलब देयर ऑल्टीट्यूड्स हैव अ रेशो a:b, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 3 सब पार्ट का आंसर हो चुका है। चौथा वाला सब पार्ट क्या है देखते हैं। द शैडो ऑफ a stick 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। एक स्टिक है जो एक स्टिक है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है। चलिए ठीक है, इसको बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग आंसर शीट में ड्राइंग। ये 5 मीटर लॉन्ग है और ये है 2 मीटर लॉन्ग। एट द सेम टाइम, इसमें जरा ध्यान देना, एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए ट्री 12 मीटर हाई, 12.5 मीटर हाई। तो ये हो गया मान लीजिए ट्री जो कि 12.5 मीटर है। इसका शैडो निकालने के लिए बोला है हमको सेम टाइम, मतलब जिस टाइम पे ये शैडो बन रहा है दोनों में वो सेम टाइम पे बन रहा है। तो ABC, सपोज ये ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है DEF। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर देंगे। AB इज ट्री ऑफ 12.5 मीटर, BC इज इट्स शैडो। तो ये हमको फाइंड करना है। DE is stick of 5 meter, EF is shadow of stick of 2 मीटर। ठीक है, अब ये जो दो ट्राइंगल बन रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ट्री है, ट्री जो है ग्राउंड के साथ वर्टिकली रहता है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री ईच, है ना, डायग्राम से भी दिख ही रहा है। नाउ एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होगा। ये क्यों होगा बता रहे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये इसलिए होगा क्योंकि ये जो है, ये जो शैडो बन रहा है एट द सेम टाइम, दो अलग अलग टाइम का नहीं है, तो सेम टाइम में जो सन का ऑल्टीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट में वो जो इमेज वो जो शैडो बनाता है उससे अगर एंगल हम देखेंगे तो वो एंगल जो है सेम रहेगा सेम टाइम में। तो इसका रीजन आप लिख दीजिएगा, सन्स altitude at the same time, at the same time। और दो एंग काफ़ी है। देखिए ट्रायंगल में हम 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़े हैं, ए पढ़े हैं, एस पढ़े हैं और एक एस पढ़े हैं। तो ए का छोटा भाई हम बोल सकते हैं ए, क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जो है तीसरा एंगल भी सिमिलर इक्वल हो ही जाता है। तो बाय ए सिमिलैरिटी हम बोल सकते हैं ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल
ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, है कि नहीं। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF। AB हमारा यहाँ पे क्या है, इधर पे कर रहे देखिए, AB है 12.5 और DE का वैल्यू है 5 इज इक्वल टू BC कुछ पता नहीं है तो उसको x करके ले लेते हैं 2। x का वैल्यू क्या होगा, 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 12.5 बाई 2, 12.5 इंटू 2 बाई 5 इज इक्वल टू x। 12.5 इंटू 2 हो जाएगा 25 बाई 5 इज इक्वल टू x। 5 5 जा 25। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सब पार्ट 4 का आंसर करना होता है, हमने 4 का कर दिया है, लेकिन आपको तो 5 सीखना है, उसके बाद आपको जो इजी लगता है वो कर सकते हैं। तो नंबर 5 में क्या बोला है देखो, बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए फार्म हाउस विथ मेजरमेंट द, यहाँ पे एक जो फार्म हाउस है उसका रूफ का मैथमेटिकल मॉडल बनाया हुआ है स्टूडेंट ने, मेजरमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, द एटिक फ्लोर ABCD इन द मॉडल इज अ स्क्वायर। तो ये जो रूफ का डायग्राम है, इसका जो फ्लोर है ये एक स्क्वायर है। द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ आर द एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये जो बीम्स है जो इस रूफ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपने देखा होगा, ये EFGHKLMN, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। नाउ आगे क्या बोला है, E इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AT। E जो है ये है E, AT का मिड पॉइंट है, FBT का मिड पॉइंट है, उस तरह से GCT का मिड पॉइंट है और H जो है DT का मिड पॉइंट है। ठीक है, ऑल द एजेस ऑफ पिरामिड इन द मॉडल ऑफ लेंथ 12 मीटर। सारा का सारा जो एजेस है इस पिरामिड में, ये 12 मीटर 12 मीटर 12 मीटर 12 मीटर, ये सारा एजेस जो है 12 मीटर का है। तो ये सिचुएशन रखा है आपके सामने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF। EF का लेंथ पूछा है आपको। EF कहाँ पर है, ये है EF। EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द ब्लॉक। तो EF जिस ट्राइंगल में आ रहा है उस ट्राइंगल को मैं सॉल्यूशन में ले लेता हूँ। ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, इसका सारा साइड 12 12 12 है। ठीक है ना, तो और ये हो गया TAB और ये हो गया EF। तो देखिए ये इसका TA TB और AB सारा एजेस 12 12 12 12 करके है ना। तो इसका मतलब ट्राइंगल TAB ये क्या है, is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। तो ट्राइंगल TAB अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका सभी एंगल्स कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सो एंगल T इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 60 डिग्री ईच। ठीक है ना। नाउ TE का वैल्यू कितना होगा, TE ये होगा हाफ ऑफ TA। हाफ ऑफ TA क्यों होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो TE इज इक्वल टू हाफ ऑफ TA। TA का वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 12 मतलब 6 मीटर। सिमिलरली TF का वैल्यू भी आपका 6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि TF भी जो है हाफ ऑफ TB और TB का वैल्यू भी 12 है। तो इसका मतलब TE और TF ये दोनों इक्वल हुए। TE और TF इक्वल होने का मतलब क्या होगा, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F होगा। सो TE इज इक्वल टू TF। देखो TE इज इक्वल टू TF होने के बाद E और F इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब इनके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है ना, उनका बेस एंगल इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, तो उनका बेस एंगल भी होता है इक्वल। तो इसी वजह से देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। चलो मान लेते हैं इसको X। ठीक है, इसको मान लिया हमने X, और ये तो हमारे पास 60 है ही है, ये पहले से पता चल चुका है। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60। x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 बाई 2। तो x का वैल्यू भी 60, मतलब ये भी 60 ये भी 60। तो इससे हमको क्या पता चला, देयरफॉर
हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल TEF इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर TEF भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर TEF ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, EF का वैल्यू भी 6 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड इक्वल होता है। तो ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये भी 6 होगा। देयरफॉर EF इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन है 6 मीटर। ठीक है ना। सो हे स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आपने देखा बहुत ईजी था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ था इसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। मिलती है आपको अगले वीडियो में।